नेपाल सरकार ने पूरे मुल्क में सोशल मीडिया को बैन कर दिया है और इस बैन के खिलाफ नेपाल की जेंजी अवाम रोड्स पर निकल चुकी है। इस टाइम पूरे नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहा है और पूरे प्रोटेस्ट से आज मुल्क भर में काफ़ी शदीद हंगामे चल रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि नेपाल में प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, सोशल मीडिया को क्यों बंद कर दिया गया है, अवाम क्या कह रही है, क्या बांग्लादेश की तरह नेपाल सरकार भी गिर सकती है। इन सब चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे और सबसे मेन आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से नेपाल में सोशल मीडिया के सारी ऐप्स को बैन करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट आज नेपाल में हो रहा है। ये तस्वीरें नेपाल की राजधानी काठमांडू की हैं, जहां पर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन होने के चलते जोरदार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारी नेपाल की पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने जुटे। प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट भवन के एक गेट को आग के हवाले कर दिया। इसी बीच नेपाल सरकार शूट एट साइट का आदेश जारी कर देती है, देखते ही गोली मार देने का आदेश। जब तक हमने आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की, तब तक इसी बवाल में 16 लोगों के मारे जाने और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आई है। खबर यह भी आई है कि इस बवाल में एक पत्रकार को भी गोली लग गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक काठमांडू में प्रधानमंत्री आवास पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने की। उनके साथ मीटिंग में देश के मुख्य सचिव एक नारायण अरियाल, वित्त मंत्री विष्णु पौडेल, गृह मंत्री रमेश लेखक, विदेश मंत्री आरजू राणा देउआ, रक्षा मंत्री मानवीर राय और आर्मी चीफ अशोक राज सिंहदेल मौजूद रहे। अशोक राज सिंहदेल। यह सब तब हुआ जब सरकार के खिलाफ जनरेशन जी या जेन जी की जबरदस्त विरोध रैली हिंसक हो गई। नेपाल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने 16 मौतों और 100 से ज्यादा घायलों की सूचना दी है। काठमांडू के हॉस्पिटल्स में लगातार घायलों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसके चलते वहां पर रिसोर्सेज की भी भारी कमी हो गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ करप्शन और बद इंतजामी यानी मेल गवर्नेंस के आरोप लगाए, जमकर नारेबाजी की। सोशल मीडिया बैन को तोड़ने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल कर मूवमेंट को कोऑर्डिनेट किया। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये पब्लिक इंटरनेट पर एक सीक्रेट टनल की तरह काम करता है, जिससे आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी पब्लिक से छिप जाती है। इससे इंटरनेट पर आपकी लोकेशन भी बदल दी जा सकती है, जिसके जरिए नेपाल में होने के बावजूद लोग इस बैन वॉल को बाईपास कर पा रहे हैं, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नेपाल सरकार ने तो पाबंदी लगा दी। इसलिए उन्हें अब वीपीएन का इस्तेमाल कर एक्सेस किया जा रहा है। यही वजह है कि सबसे मशहूर और कॉमनली यूज्ड ऐप्स को ब्लॉक कर देने के बावजूद प्रोटेस्टर्स आपस में तेजी से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। इसी तरह वो प्रदर्शन से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि संसद भवन की सुरक्षा के लिए नेपाल आर्मी की 2 से 3 पलटन तैनात करनी पड़ गई। फिलहाल सेना की मौजूदगी सिर्फ काठमांडू तक ही सीमित है। हालांकि नेपाल के एंटी करप्शन और एंटी गवर्नेंस प्रोटेस्ट अब सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं रह गए हैं। पोखरा, बुटवल, चितवन, नेपालगंज और विराटनगर से भी बड़े प्रदर्शन की रिपोर्ट सामने आने लगी हैं। मगर फिलहाल नेपाल आर्मी का ज्यादातर ध्यान संसद के आसपास के इलाकों की हिफाजत पर ही है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नेपाल सरकार के प्रवक्ता ने इस पर जानकारी दी। उनका कहना है कि काठमांडू में हालात काबू से बाहर होते देख सरकार ने सेना को लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए बुलाया। भारी विरोध के बीच नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के घर पर भी सेना तैनात कर दी गई। इससे पहले प्रदर्शन को भांपते हुए सरकार ने पहले ही कर्फ्यू लगा दिया था। ऐसे में जब प्रदर्शनकारियों ने संसद पर धावा बोला तो पुलिस ने उन पर आंसू गैस, रबर की गोलियां और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। काठमांडू डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के प्रवक्ता मुक्तिराम रिजाल ने कहा है कि स्थिति कंट्रोल से बाहर हो रही थी, इसलिए रात 10 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस प्रोटेस्ट को मीडिया में नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। वजह यह है कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स जेनजी या उसके आसपास की ही उम्र के हैं।
वही अब इस बैन के खिलाफ प्रदर्शन करने भी उतरे हैं। जैसा हमने आपको बताया, नेपाल में एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए गए हैं। तो प्रोटेस्टर्स का तर्क यही है कि इन प्लेटफॉर्म्स का डेली यूज काफी ज्यादा होता है, इनसे बैन हटाया जाए। इस मकसद के बैनर तले करीब 10,000 से ज्यादा जेनजी लड़के और लड़कियां सड़क पर उतर आए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन करने के पीछे सरकार ने भी अपने तर्क दिए हैं। नेपाल सरकार का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, संचार मंत्रालय में और आईटी वाले में। इस रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक कानून नेपाल सरकार ने 2024 में लागू किया था। कानून के तहत सभी सोशल मीडिया कंपनीज को नेपाल में ऑपरेशंस के लिए नेपाल के अंदर के लोकल हेडक्वार्टर स्थापित करने जरूरी हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन था वो सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया। उनके लिए खुद को बतौर एक टैक्स पेयर भी रजिस्टर करना मैंडेटरी कर दिया गया था इस कानून के तहत। इसकी वजह बताई गई कि सोशल मीडिया पर अनरेगुलेटेड कंटेंट जैसे फर्जी खबरें, उकसाने वाली चीजें और इल्लीगल एक्टिविटीज को काबू करने के लिए यह जरूरी था। इसके तहत जिन भी कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उन्हें छोड़कर बाकी सबको बैन कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जो इस बैन की तलवार से बच गए। तो ये 5 नाम नोट कीजिए: टिकटॉक, वाइबर, निम्बस, विटके और पोपो लाइव। टिकटॉक चाइनीज ऐप है, वाइबर जापानीज मैसेजिंग ऐप है, निम्बस भी एक मैसेजिंग ऐप है जो यूके में बेस्ड है, यूनाइटेड किंगडम में। पोपो लाइव एक सिंगापुर बेस्ड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये एक ऐसी खबर है जिसमें लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। जब भी कोई नई और बड़ी जानकारी सामने आएगी वो भी हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप। तो आप लोग देख रहे होंगे इस टाइम पूरे नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जेंजी लोगों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो सोशल मीडिया के खिलाफ और अपनी हुकूमत के खिलाफ, यानी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है। नेपाल में कुछ दिन पहले सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया था, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम और इसके अलावा 23 और प्लेटफॉर्म, जबकि टिकटॉक को बैन नहीं किया गया था। टिकटॉक क्योंकि चाइना का है, तो चाइना का कोई भी प्रोडक्ट बैन करने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ता है। जब सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया तो कई रीजंस दिए गए थे कि भाई सोशल मीडिया तब तक टेम्परेरी बैन होगा जब तक जितने भी प्लेटफॉर्म्स के ऑफिशियल्स यहाँ पर नहीं आएंगे। मतलब अगर कोई फेसबुक का टीम का मेंबर यहाँ पे नेपाल में होगा, क्योंकि मुल्क में कई सारे इश्यूज हो सकते हैं, गवर्नमेंट के रिलेटेड खराबी हो सकती है, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो उसको वो मवाद को हटाने के लिए उस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो ये नेपाली गवर्नमेंट की तरफ से कहना था, मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को मतलब खिलाफ कर। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई नेपाली हूँ और नेपाल की गवर्नमेंट के खिलाफ मैं बात करूँ तो क्या हो कि भाई उस बंदे जो भी अपॉइंट हुआ है, मिसाल के तौर पर फेसबुक के लिए अपॉइंट हुआ, तो वो अपनी टीम को वहाँ पे बताए कि भाई इस चीज़ के ऊपर अगर कोई रिपोर्ट्स बनती है, टॉपिक बनती है तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो। तो ऐसा कुछ इकोसिस्टम बनाना चाहते। ये सारा चीज़ ख़राब हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो एक चीज़ को देखते हैं, वो यही है कि नेपाल में इस टाइम सबसे ज़्यादा अगर इश्यूज़ बन रहे हैं ना, तो वो अगर हम देखें तो यही जेंजी लोगों का है। नेपाल में एक तो नेपाल का मसला ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह कोई भी हुकूमत सही तरीके से नहीं होती। भाई 4 लोगों ने हुकूमत बना ली, अब क्या होगा कि भाई 5 साल का टेन्योर है, 12-12 महीने एक बंदा जो है ना वो हुकूमत करता है। तो नेपाल में ऐसा है, सेम पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में भी कोई नहीं कर पाता, 3 साल के लिए एक आता है, 2 साल के लिए। तो इससे क्या होता है कि नेपाल में या पाकिस्तान जो भी मुल्क होता है, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, कोई भी मुल्क हो, इफेक्ट पड़ता है आवाम पे कि यार ये क्या मसला चल रहा है हमारे मुल्क में कि पता ही नहीं चल पा रहा कि भाई कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है।